ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मोहम्मद नासिर, आखिरी क्या बात की थी हमने, जरा ये बताइए। सर हमने शायद आप किसी और से कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स पे डिस्कशन कर रहे थे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल खत्म हो चुका था मोहतरम, एंजाइम शुरू हो गया था। नहीं, एंजाइम शुरू नहीं हुआ था सर, ये मुझे याद है। एंजाइम हमें शुरू करना अच्छा, एंजाइम शुरू करना, ठीक है। है। जी फरीन, आखिरी बात क्या हुई थी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कंप्लीट कर लिया था हमने, एंजाइम स्टार्ट ठीक है, करना है। ठीक है। चैप्टर एंजाइम्स के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। एंजाइम्स के बारे में याद रखिए, सवालात आते हैं, ठीक है। सवालात आते हैं, इसके अलावा ग्राफ्स वगैरह भी पूछे गए हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर है। Enzymes, they are the biological catalysts which are protein in nature and alters the rate of biochemical reactions. These are the biological catalysts which are protein in nature and alters the rate of biochemical reactions. ठीक है, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनके रेट को क्या करते हैं, उनके रेट को ऑल्टर कर देते। दुनिया में जितने भी एंजाइम्स हैं उनमें प्रोटीन वाला हिस्सा जरूर मौजूद, ठीक है। इसमें आपको दो टाइप्स मिल रही है मेन, सिंपल एंजाइम्स, कंजुगेटेड एंजाइम्स। कंजुगेटेड एंजाइम्स, सिंपल एंजाइम्स की खास बात क्या है, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं। और कंजुगेटेड एंजाइम्स के बारे में बात करें, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड अ नॉन प्रोटीन पार्ट। इसमें आपको एक प्रोटीन पार्ट मिलेगा, एक नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा। ये प्रोटीन पार्ट है और इसके साथ साथ आपके पास यहां पर आपको नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा, ठीक है। ये आपको मिल रहा है नॉन प्रोटीन पार्ट। दिस इज द नॉन प्रोटीन पार्ट। ये नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? दिस इज टर्म्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है।
तो जो कंजुगेटेड एंजाइम है उसमें आपको प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट मिले। ठीक है। अच्छा, अब इस हवाले से आपके पास को फैक्टर और को एंजाइम्स आते हैं। को फैक्टर होता है इनऑर्गेनिक पार्ट और को एंजाइम क्या होता है? को एंजाइम होता है आपके पास ऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, को एंजाइम होता है आपके पास ऑर्गेनिक पार्ट और को फैक्टर होता है आपके पास इनऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, तो को एंजाइम ऑर्गेनिक पार्ट है और को फैक्टर आपके पास इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक पार्ट से मुराद ये है कि आपके पास ये आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट के बारे में बात करूं तो कोई एंजाइम ऑर्गेनिक पार्ट के तौर पे काम करता है। इसमें आपको मिलता है NADH, NADPH। ठीक है, NADH, NADPH, FADH2, ATP। ठीक है, ठीक है, तो इस लिहाज से आपके पास the one is organic part and other is inorganic part। प्रोस्थेटिक ग्रुप कभी ऑर्गेनिक हो सकता है, कभी इनऑर्गेनिक हो सकता है, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप कभी भी प्रोटीन नहीं हो सकता। एक बात याद रखिए, वरना तो पूरा एंजाइम प्रोटीन बनेगा तो फिर उसको हम सिंपल एंजाइम का नाम देंगे। ठीक है, जो प्रोटीन पार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें जो आपको प्रोटीन पार्ट नजर आ रहा है हम इसको एपो एंजाइम का भी नाम दे सकते। और याद रखिए सिंपल एंजाइम भी एपो एंजाइम ही कह रहा। ठीक है, सिंपल एंजाइम आपके पास एपो एंजाइम कहलाता। चलिए, इसके बाद आइए आपसे बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में। इतना नोट करें, फिर आगे बात करता हूं आपसे। चलें, इसके बाद आइए एंजाइम के स्ट्रक्चर की तरफ। एक एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको क्या मिल रहा है? उसमें आपको ये मिल रही है एक्टिव साइट। ठीक है, और ये आपको मिल रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, दिस इज एक्टिव साइट एंड दिस इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। चलिए, इसके बाद आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में आपसे बात करूंगा।
characteristics of enzymes. एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए तो प्रोटीन इन नेचर होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े बड़े लार्ज साइज के मॉलिक्यूल हैं। इसके अलावा आपके पास होते हैं सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, ठीक है, दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर एक्चुअली सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। यानी लाइपेज है लिपिड्स पे कंबाइन होगा, प्रोटीएजेस है प्रोटीन से कंबाइन होंगे, अमाइलेजेस है कार्बोहाइड्रेट से कंबाइन होंगे, तो दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर एक्चुअली सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, ठीक है, वो दरअसल आपके पास सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी के बाद आई है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, की लॉ ऑफ थ्योरी, की लॉ ऑफ थ्योरी एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, की लॉ ऑफ थ्योरी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके पास है की लॉ ऑफ थ्योरी, और दूसरा आपके पास है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। like a particular lock can be unlocked by a particular key, ठीक है, जिस तरह एक मखसूस ताला जो है वो मखसूस चाबी से खुलता है, कोई और दूसरी चाबी लगाएंगे तो वो ताला नहीं खुलेगा, ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं की लॉक थ्योरी। दूसरा आपके पास है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। When a substrate combines with an enzyme, जब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ कंबाइन होता है, इट इंड्यूसेस चेंज इन द एंजाइम स्ट्रक्चर, वो एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज कॉज करता है। दिस चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। एंजाइम के अंदर ये जो स्ट्रक्चरल चेंज आता है, ये आपके पास एंजाइमेटिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये देखिए इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये आपके पास एक एंजाइम है, ये देखिए ये सबस्ट्रेट इसके साथ कंबाइन हुआ, जब सबस्ट्रेट इसके साथ कंबाइन हुआ तो ये जो एंजाइम आपको नजर आ रहा है, इसके स्ट्रक्चर में चेंज आए। जब इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, ये देखिए इसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ गया, तो क्या होगा आपके पास, ये इसके अंदर जो बॉन्ड है सबस्ट्रेट के अंदर ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सबस्ट्रेट के अंदर ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा।
When a substrate combined with enzyme, it induces change in the enzyme structure. This change in enzyme structure is responsible for enzymatic action. एंजाइम के स्ट्रक्चर में ये जो चेंज आएगा, ये आपके पास एंजाइमेटिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये कहलाता है आपके पास इंड्यूस फिट मॉडल। और की लॉग थ्योरी आपके पास, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एंजाइम जो है वो कुछ इस तरह का है, अब ये जो सबस्ट्रेट है आपके पास, इसके अंदर इसी के अंदर एडजस्ट होगा। ठीक है, ये जो सबस्ट्रेट है आपके पास, ये अपने साथ जैसा स्ट्रक्चर लेकर आ रहा है, ये इसी के अंदर एडजस्ट होगा, किसी ये वाला इसके अंदर एडजस्ट नहीं हो सकता। चले, ये आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बहुत ही सिंपल बातें कर रहा हूं आपसे, ठीक है, सब आपकी पढ़ी हुई है जस्ट रिवीजन के लिए। उसके बाद आइए फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स है वो आपके पास एंजाइमेटिक एक्शंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बारी बारी फैक्टर्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। अहम तरीन फैक्टर है आपके पास टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे एंजाइम जो है, हाई टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते। ठीक है, एंजाइम्स यूजुअली डीनेचर एट हाई टेम्परेचर। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं? उसमें आपके पास एक फैक्टर है टेम्परेचर। एंजाइम्स यूजुअली डीनेचर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, एंजाइम जो है यूजुअली हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री सेल्सियस और अबव पे एंजाइम डीनेचर हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे डू नॉट डीनेचर बट इनएक्टिव। डीनेचर नहीं होते लेकिन क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, डीनेचर नहीं होते लेकिन क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। चलिए, और बेस्ट एक्टिविटी आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकंड फैक्टर है आपके पास पीएच। मुख्तलिफ एंजाइम मुख्तलिफ पीएच पे काम करते हैं। स्टमक में पेप्सिन मौजूद है तो एसिडिक पीएच पे काम करता है। तकरीबन आपके पास 1.5 पीएच जो होती है, ठीक है, तकरीबन जो 1.5 पीएच है उस पे काम करता है पेप्सिन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पीएच होती है वो आपके पास होती है 7.8।
ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पीएच होती है वो आपके पास होती है 7.8 पीएच। ठीक है। इसी तरह ओरल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर जो पीएच होती है वो तकरीबन आपके पास 7.5 के करीब पीएच होती है। बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी के अंदर जो पीएच होती है तो तकरीबन आपके पास 7.5 पीएच होती है। ठीक है। बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर जो है वो पीएच तकरीबन 7 या 7.5 के करीब होती है। तो मुख्तलिफ एंजाइम एक मखसूस पीएच पे काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, जहन में ये बात आती है सर वाई पीएच इज नेसेसरी। अब पीएच के हवाले से कई सारे सवाल आपके एग्जाम में आते रहे। आपको पता है स्टमक के अंदर पेप्सिन पेप्सिनोजिन की फॉर्म में रिलीज होता है और फिर वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है। और फिर वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला कौन है? उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह आपके पास पेनक्रियास से जो जो भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज होते हैं, वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो आपके पास पेनक्रियास से रिलीज होते हैं, मिसाल के तौर पे वो है आपके पास ट्रिप्सिनोजिन। ठीक है। ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में रिलीज होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम दे यूजुअली रिलीज इन देयर इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है। वो उनकी इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो रिलीज होती है। ठीक है। दे यूजुअली रिलीज इन देयर इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है। वो दरअसल अपनी इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो रिलीज होती है। ओके। तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो आपके पास उनको ये पीएच, मखसूस पीएच चाहिए कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, एक सवाल बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि व्हाई दे आर रिलीज इन देयर इनएक्टिव फॉर्म। तो वजह ये है कि वो सेल के अंदर से आ रहा है एक्सोसाइटोसिस के जरिए। जब सेल के अंदर से आ रहा है एक्सोसाइटोसिस के जरिए तो कहीं सेल के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट ना कर दें, इसलिए वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होती है। कई जगह पे पास पेपर्स में आपसे पूछा गया है कि भाई व्हाई दे आर रिलीज इन देयर इनएक्टिव फॉर्म। तो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज इसी वजह से होते हैं। ठीक है। वो इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए रिलीज होते हैं बिकॉज कि आपके पास अगर वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सेल के जो प्रोटीन्स हैं, अपने सेल के जो प्रोटीन्स हैं उसको जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं। इसलिए आपके पास वो इनएक्टिव फॉर्म में जो वो रिलीज। ठीक है। चलें। तो एक फैक्टर आपके पास पीएच है। इसके बाद आइए, तीसरा फैक्टर है आपके पास इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स में आप में से किसी से सुनना चाहूंगा, अली मोहम्मद आप सुना दे जरा। इनहिबिटर्स की टाइप्स और मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिशन बता दीजिए। सर इनहिबिटर्स ये कि टाइप्स जब बताइए हमें ना। दो टाइप्स कौन सी इनहिबिटर्स? एक एलोस्टेरिक होती थी शायद, नहीं, कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव। शाबाश। कॉम्पिटिटिव एंजाइम की किस जगह से कंबाइन होता है? वो एक्टिव साइट पे होता है सर, और ठीक है। और नॉन कंपेटिटिव में एलोस्टेरिक साइट पे। ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव एलोस्टेरिक साइड से कंबाइन होता है और कॉम्पिटिटिव जो है वो आपके पास एक्टिव साइड से कंबाइन। ठीक। चले, बिल्कुल सही है। अच्छा, और कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में कोई और डिफरेंस पॉइंट आउट करेंगे आप?
सर लोग ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन एक फैक्टर है और सोचो ना, मुझे कहीं जल्दी नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं है, सोचो, टेक योर टाइम। आप जरा गौर करें, कम्पीटेड नाम से जाहिर है कि वो कम्पीट करेगा, मुकाबला करेगा, उसकी शेप सबस्ट्रेट से कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। ये रही, ये आपके पास एंजाइम है, ये आपके पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये आपके पास सबस्ट्रेट है। अब ये ब्लू मार्कर से मैं इनहिबिटर बना रहा हूं, तो देखें ये सबस्ट्रेट जैसा है। और नॉन कॉम्पिटिटिव जो है वो सबस्ट्रेट जैसा नहीं है, वो जाके कंबाइन होगा किसके साथ, वो एलोस्टेरिक साइड से कंबाइन होगा। अब ये दोनों आपस में मुकाबला करेंगे, तो ये जो आपके पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये आगे इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और एक्चुअल सबस्ट्रेट को उसके साथ जुड़ने से रोक देगा। और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइड से आके कंबाइन होगा, तो जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज आ जाए, ठीक है, जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज आ जाए। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट, ठीक है, एंड कंपीट टू बाइंड विद द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के साथ कंबाइन करने के लिए वो मुकाबला करता है। और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है, दिस बाइंड्स टू अनदर साइट कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट से वो कंबाइन होगा और क्या करेगा, वो एक्टिव साइट जो आपको नजर आ रही है उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज कॉज कर देगा, तो वो सबस्ट्रेट उससे आके कंबाइन नहीं हो सकेगा। जब सबस्ट्रेट आके उससे कंबाइन नहीं हो सकेगा, अब कहेंगे हम कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो गई। चलो, तीसरा फैक्टर आपके पास इनहिबिटर्स है, इतना नोट करें। और अगर आप इसकी शक्ल देख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं इनहिबिटर्स का, तो आपको डिफरेंस भी याद रहेगा कि दरअसल इनमें आपस में क्या डिफरेंस।
चलें, इसके बाद आइए चौथा फैक्टर। चौथा फैक्टर है आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, अपने जहन में जरा रिकॉल कर लें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो कैसे असरअंदाज होगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये आपके पास एंजाइम है, आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है। जब तक एंजाइम्स आपके पास सारे के सारे ऑक्यूपाई नहीं हो जाते उस वक्त तक क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा। फर्ज करें वहां पे 1000 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स थे और एंजाइम के मॉलिक्यूल्स 4000। ठीक है, एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स आपके पास वहां पे जो है वो 4000। अब होगा क्या, होगा ये कि वो जो आपके पास आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 1000 से 2000 की, रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ गया, 3000 की और बढ़ गया, 4000 की और बढ़ गया, मजीद आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे। अब एंजाइम सारे ऑक्यूपाइड है। ठीक है, एंजाइम सारे ऑक्यूपाइड हैं। अब मजीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या होगा, मजीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर इजाफा नहीं होगा। ठीक है, मजीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो है वो इजाफा होता है। ठीक है, इस वजह से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके अंदर इजाफा होता है। चले, उसके बाद क्या होगा आपके जहन में आएगा कि हम वैसे देखें तो उसके बाद फिर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबस्ट्रेट सारे के सारे जो है वो आपके पास वो एंजाइम्स के अंदर ऑक्यूपाई कर चुकी हैं जगह। और ऐसा भी होता है कि बाज़ वक्त प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रही होती है तो वो फीडबैक इनहिबिशन कॉज कर देती है, एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, चलें, ये चौथा फैक्टर है। इसके अलावा ये पांचवा फैक्टर एक आपके पास पानी है। ठीक है, आपके पास हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट विद द एडिशन ऑफ वाटर। सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन करना वाटर को ऐड करके। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट विद द एडिशन ऑफ वाटर। वाटर को ऐड करके सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन करना, ये क्या कहलाता है आपके पास, ये कहलाता है आपके पास हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है आपके पास हाइड्रोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट विद द एडिशन ऑफ वाटर। वाटर आपके पास एक अहम तरीन फैक्टर है। अब आप इस चीज से ये सोचें कि जर्मिनेशन के दौरान जब हम बीज को पानी देते हैं, ठीक है, जर्मिनेशन के दौरान जब हम बीज को पानी देते हैं
तो हम पानी क्यों देते हैं? ठीक है, जर्मिनेशन के दौरान जब हम बीज को पानी देते हैं तो हम दरअसल पानी जो है वो क्यों देते हैं? तो ये आप लोग जरा जहन में सोचिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करूंगा, रिकॉल कर लीजिएगा। एंजाइम का टॉपिक पढ़कर आए, ठीक है। मैंने जितनी आपसे आज बातें की हैं इससे बहुत ज्यादा बातें अब नहीं रह गई हैं। क्लासिफिकेशन और लिमिटेड हद तक आपके कोर्स में है। हाइड्रोलाइसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत लिमिटेड आपके पास क्लासिफिकेशन मौजूद है। कार्बोक्सिलेज है, ऑक्सीजनेज है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए क्लासिफिकेशन जो मेन है। तो पढ़कर आइए। एंजाइम का टॉपिक आप कवर करके आइए नेक्स्ट क्लास तक। कल, हाँ, कल तक कवर करके आइए एंजाइम का टॉपिक। चलिए बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।